वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परसवर्ण संधि के बारे में, तो आज परसवर्ण संधि के बारे में पुनः देखते हैं। उसके 4 भेदों के बारे में आपने पढ़ा था। तो अंतिम जो उसका जो भेद था, अनुनासिक संधि का जो सूत्र, अंतिम जो सूत्र पढ़ा था, यरो अनुनासिके नासिकोवा, तो उसके बारे में आज हम पुनः देखते हैं। उससे आगे फिर विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि परसवर्ण संधि का जो अंतिम जो सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा, अनुनासिकोवा, अर्थात ये सूत्र कहता है कि अनुस्वार के बाद में यर वर्ण आए। यर वर्ण का मतलब होता है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आए, तो इस अनुस्वार को, यर वर्ण को, इस अनुस्वार को उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा विसर्ग संधि इति कथ्यते। अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर, अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर, अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, राम है धन चे मने धन हर है शिव है धन बंद है भानु धन असौ। अब देखिए, इन संधि विच्छेदों में विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन जो होता है, यहां विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन करेंगे हम से, ये से,
तो संधि युक्त जो पद बनेगा रामस्य। अब विसर्ग के स्थान पर जैसा जो परिवर्तन होता है उसको उसी विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें है मनोहरे, शिवो बंधो, और भानुरसौ। अब देखिए इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ है, से, तो इसको सत्व विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। या विसर्ग के स्थान पर उकार हुआ है, इसे उत्व विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। और शिवो बंधः, यहाँ विसर्ग के स्थान पर उकार हुआ है, इसे भी उत्व विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ विसर्ग के स्थान पर रकार हुआ है, इसे ऋत्व विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये विसर्ग संधि के इन उदाहरणों के बारे में आप अच्छी भली प्रकार से जान पाए होंगे। तो इससे आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये पहला जो भेद है विसर्ग संधि का वो है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है विसर्जनीयस से, जिसका सूत्र है विसर्जनीयस से। अर्थात ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद में, ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद में क्या है, खर वर्ण आए। क्या है, खर वर्ण। खर वर्ण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अतः 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जैसे के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। पांचों वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब आपको देखिए जो परिवर्तन जो करना है, 3 प्रकार के सकार होते हैं। ये तो है तालव्य सकार, ये मूर्धन्य सकार, और ये दंत्य सकार। अब आपको विसर्ग के बाद में ये तीनों सकार होने पर, ये तीनों सकार कब करना है विसर्ग के स्थान पर, ये आपको देखना है कि पूर्व वर्ण, तो पूर्व वर्ण क्या होगा, विसर्ग होगा। उसके बाद में या तो से होगा या तो शय होगा, सॉरी, या तो ये से होगा। और इसके अलावा चे और छह वर्ण होने पर विसर्ग को तालव्य सकार में परिवर्तित किया जाएगा। पहली जो स्थिति है वो तो ये है कि विसर्ग के बाद में यदि तालव्य सकार और छह वर्ण हो तो इस विसर्ग को तालव्य सकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगली जो स्थिति है, यदि विसर्ग के बाद में दंत सकार और ते और थे हों तो इस विसर्ग को दंत सकार में परिवर्तित किया जाता है। और नंबर 3 जो स्थिति है
विसर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य सकार हो और वर्ग के, खे, टे, ठे, पे और फे वर्ण हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए, पुनः देखिए, विसर्ग संधि का जो पहला जो भेद है वो है सत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है विसर्ग नियस से। अतः यह सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि खरवर्ण आए, खरवर्ण के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे के, खे, चे, छे, टे, ठे, पे, थे, पे, फे। अब इसके विसर्ग के स्थान पर कौन सा सकार करना है वह स्थिति देखते हैं। तो विसर्ग के बाद में यदि तालव्य सकार और चे, छे आए तो विसर्ग को तालव्य सकार में परिवर्तित किया जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में दंत सकार ते और थे आए, ते या थे में से कोई सा भी एक वर्ण आए तो विसर्ग को दंत सकार में परिवर्तित किया जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में मूर्धन्य सकार के, खे, टे, ठे, पे, फे आए तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए, उदाहरण के रूप में देखते हैं। देखिए, राम है धन चे। अब देखिए, विसर्ग है पूर्व वर्ण में, पर पूर्व जो वर्ण है उसमें विसर्ग है, उसके बाद में चे है। तो आपको जो चे देखना है वह देखना है चे, छे, ये स्थिति है। तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा स होगा? तालव्य सकार होगा। तो संधि युक्त जो पद बनेगा विसर्ग के स्थान पर आपको तालव्य सकार करना है। और जब हम इसका संधि करेंगे तो पद बनेगा रामस्य। और इस सत्व विसर्ग संधि युक्त तो इस पद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस तालव्य सकार के स्थान पर केवल आपको क्या करना है? विसर्ग करना है। अगला देखते हैं। नमहे धन ते। अब देखिए, पूर्व जो वर्ण है विसर्ग है, उसके बाद में ते वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो इस विसर्ग को किस में बदला जाएगा? दंत सकार में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस दंत सकार में इस विसर्ग को परिवर्तित कर दिया तो पद क्या बनेगा? नमस्ते। ऐसे ही अगला निहि धन कपटः। नि विसर्ग है प्लस के वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो इस विसर्ग को मूर्धन्य सकार में परिवर्तित किया जाएगा, क्योंकि बाद में पर जो वर्ण है वो के, खे, टे, ठे, पे, फे इन वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण होना चाहिए। मूर्धन्य सकार में इसको परिवर्तित किया तो पद संधि युक्त जो पद बनेगा वो बनेगा निष्कपटः। मुझे लगता है ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। और अन्य उदाहरणों को देखते हैं। अच्छा, तो मैं इनको मिटा देता हूं। चलो अगले उदाहरण देखते हैं। धनुष्टंकारः। मनस्तापः। निष्कामहे। मातुश्च। व्याकुलो चलते हैं। रामश
चुनौती। अब देखिए इनका हमें संधि विच्छेद करना है। या आपको सभी को पता है कि सत्व विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, केवल इसमें जो परिवर्तन करना है, इन सभी उदाहरणों में जो सकार है उसके स्थान पर केवल आपको विसर्ग करना है और बाद का जो शब्द है या पद जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो इसमें सकार है, मूर्धन्य सकार है, तो इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे, धनु विसर्ग धन टंकारः। ऐसे ही मनस्ताप है, मन है धन ताप है। अगला निधन काम है, मातुः धन च। व्याकुल है, धन चलित है। राम है, धन चुनौती। ये हो गई साहब आपकी सत्व विसर्ग संधि। दोबारा देखते हैं, पहला जो उदाहरण है धनुष टंकार है, जिसका संधि विच्छेद होगा धनु धनु टंकार है। विसर्ग संधि युक्त सत्व विसर्ग संधि युक्त के उदाहरणों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सकार के स्थान पर चाहे कोई सा भी सकार हो, चाहे मूर्धन्य सकार हो, चाहे दंत सकार हो, चाहे तालव्य सकार हो, तीनों सकारों के स्थान पर हमें क्या करना है, विसर्ग करना है संधि विच्छेद करते समय। अब जैसे अगला जो उदाहरण है मनस्ताप है, तो से के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग मन है धनु ताप है। ऐसे इसमें मूर्धन्य सकार है तो इस सकार के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है निधन काम है। उसी प्रकार मातुष्य में तालव्य सकार है तो इस तालव्य मातुः धन च। ऐसे अगला जो है व्याकुल चलते है तो तालव्य सकार है, इसके स्थान पर क्या करना है, विसर्ग और बाद का जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ऐसे रामस चुनौती में राम है धन चुनौती। इसके बाद विसर्ग संधि का जो अगला जो भेद है उसको पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अगला जो भेद है विसर्ग संधि का वो है उत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतः ये सूत्र कहता है कि ए विसर्ग के बाद में यदि ह्रस्व ए हो, यदि ए विसर्ग के बाद में ह्रस्व ए हो तो इस विसर्ग के स्थान पर उकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उकार कर दिया जाता है। अब इसके बाद में, इसके उकार करने के बाद में इसमें गुण संधि और पूर्व रूप संधि के नियम भी काम करते हैं। अब देखिए ए विसर्ग हो प्लस परवर्ण भी ह्रस्व ए हो तो इस विसर्ग के स्थान पर उकार कर दिया जाता है अथवा ओ की मात्रा कर दी जाती है। अब देखिए ये जो स्थिति बनती है, विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा कर दी प्लस ए, तो ये गुण संधि का जो हो गया। अब हम इसमें पूर्व रूप संधि का जो नियम है ये ओ है, उसके बाद में ह्रस्व है तो ह्रस्व ए को किस में परिवर्तित किया जाएगा, अवग्रह में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये जो रूप बनेगा
ओ अवग्रह इस प्रकार बनेगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं के विसर्ग धन अपि। देखिए इसे देखते हैं, ह्रस्व के में ह्रस्व ए है, उसके बाद विसर्ग है, प्लस अपि के पूर्व में भी ह्रस्व ए है। तो केवल आपको जो परिवर्तन करना है विसर्ग के स्थान पर ओ करना है। क्या करना है? ओ इसलिए करना है क्योंकि विसर्ग के स्थान पर हम ओ की मात्रा करेंगे। वैसे सूत्र के अनुसार तो होता है विसर्ग के स्थान पर रू आदेश होगा, रू के स्थान पर ऊ होगा। अब देखिए ए और ऊ मिल जाएंगे तो ये स्थिति गुण संधि की हो जाएगी। फिर क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। तो यहां विसर्ग के स्थान पर सीधा ओ करेंगे। अब ओ कर दिया तो ये स्थिति हो गई को धन अपि। कौन सी हो गई? को धन अपि। ये पूर्व रूप संधि की स्थिति हो गई। इसमें ओ है और बाद में ए है, तो इस ए को किस में परिवर्तित कर देंगे? अवग्रह में। तो संधियुक्त तो पद क्या बनेगा? को अपि। अब देखो ये उदाहरण आपने पूर्व रूप संधि के अंतर्गत भी पढ़ा था और यहां तो विसर्ग संधि के अंतर्गत भी हम इस उदाहरण को पढ़ रहे हैं। तो आपको केवल ये देखना है, यदि इनका संधि विच्छेद आता है, के विसर्ग धन अपि आता है, तो संधियुक्त पद तो दोनों संधियों का एक ही बनता है। लेकिन यदि संधि विच्छेद के विसर्ग धन अपि आता है तो उत्व विसर्ग संधि होगी। और यदि संधि पद आता है तो इसका संधि विच्छेद करना है। यदि आप दोनों प्रकार से करते हैं, को धन अपि करते हैं पूर्व रूप संधि के अनुसार तो भी सही है, और यदि के विसर्ग धन अपि करते हैं तो भी सही है। अब अगला जो उदाहरण है रामो अवदत शो अपि। ये जो अन्य उदाहरण है उनको देखते हैं। अब देखो उत्व विसर्ग संधि युक्त तो जितने भी उदाहरण है, अब जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे, जो ओ की मात्रा है उसको तो आपको किस में बदलना है? विसर्ग में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करेंगे? विसर्ग में परिवर्तित करेंगे। और जो एस का सा निशान है इसे अवग्रह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ये जो एस का, इसे अवग्रह के नाम से जाना जाता है। अब ओ की मात्रा को संधि विच्छेद करते समय किस में परिवर्तित करना है? विसर्ग में। किस में परिवर्तित करेंगे? विसर्ग में। अब देखो राम ओ की मात्रा को विसर्ग में परिवर्तित कर दिया, राम है। अब इस अवग्रह को किस में परिवर्तित करेंगे? ए में। किस में परिवर्तित करना है? ए में। बाद का जो पद है उसको बदत जैसा है यथावत लिख दिया जाएगा। ये हो गया संधि विच्छेद राम है धन अवदत। इस में आपको जो स्थिति लानी है, संधि विच्छेद करते समय ह्रस्व आकार के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में भी ह्रस्व ए हो, तो वहां उत्व विसर्ग संधि होगी। अब अगला जो है सो अपि। अब देखिए से के बाद ऊ की मात्रा है, तो इस ऊ की मात्रा को किस में परिवर्तित करेंगे? विसर्ग में। और इस अवग्रह को ए में परिवर्तित करेंगे, तो संधि विच्छेद जो होगा सो धन अपि। जैसे और उदाहरण देखते हैं, इतो अपि प्रवेशितो अपि एकलो अपि। देखिए जब हम इन पदों का संधि विच्छेद करेंगे, केवल ओ की मात्रा के स्थान पर आपको क्या करना है? विसर्ग करना है। और बाद में जो अवग्रह का जो निशान है, अवग्रह का जो चिन्ह है, उसको ए में परिवर्तित करना है। इत है धन अपि। ऐसे ही अगला जो है प्रवेशितो अपि, प्रवेशित है धन अपि। अगला है एकलो अपि,
कलह धन अपि। इस प्रकार उत्व विसर्ग संधि के शब्दों का संधि विच्छेद, पदों का संधि विच्छेद करते हैं। अब देखिए, पुनः देखते हैं उत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है अतो रूर प्लुताद प्लुते। ये सूत्र तो कहता है कि ए विसर्ग के बाद रू आए, उसके बाद ए आए तो रू को ऊ में परिवर्तित करते हैं, ऊ को परिवर्तित करते हैं, फिर ऊ को ओ में परिवर्तित करते हैं, फिर बाद वाले को अवग्रह में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद आपको तो केवल यह देखना है कि ए के बाद विसर्ग हो प्लस परवर्ण भी ह्रस्व ए हो, तो इस विसर्ग को ऊकार में अर्थात ओ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए, इसके बाद में यह गुण संधि का जो सूत्र है वो काम आता है कि ऊ के स्थान पर क्या हो गया, ओ। अब ऊ प्लस ह्रस्व ए, यहां जो स्थिति बनती है वो पूर्व रूप संधि की बनती है, तो ऊ है, उसके बाद में ह्रस्व, देख ह्रस्व ए है, तो पूर्व रूप संधि का जो सूत्र बताया था एंगे पर रूपम, एंगे पदांता दति, ये बताया था। ये सूत्र कहता है कि ए और ओ के बाद क्या हो, ए हो, क्या हो, ए हो। अब देखिए, ए धन ए हो तो भी ए अवग्रह बनता है, और यदि ओ धन ए हो तो ओ अवग्रह बनता है। इस परवर्ण अर्थात इस ह्रस्व को अवग्रह में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये जो स्थिति बनती है पूर्व रूप संधि की बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे के धन अपि। अब इस विसर्ग को आपको ओ में परिवर्तित करना है। जो स्थिति बनती है वो को धन अपि, जब हम इसकी संधि करेंगे तो इस ए को अवग्रह में परिवर्तित करेंगे तो संधि जो होगी वो होगी को अपि। अगला है रामो अवदत शो अपि इतो अपि प्रवेशितो अपि एकलो अपि। इन पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो केवल ओ की मात्रा को आपको विसर्ग में परिवर्तित करना है, और जो अवग्रह का चिन्ह है उसको ह्रस्व में परिवर्तित करना है परवर्ण के रूप में। अब देखिए, रामो अवदत, तो ओ की मात्रा को राम है विसर्ग में परिवर्तित कर दिया, और इस अवग्रह को ए में परिवर्तित करेंगे तो संधि विच्छेद जो होगा राम है धन अवदत। ऐसे ही सो अपि, तो इस ओ की मात्रा को विसर्ग में परिवर्तित करेंगे और इस अवग्रह को ए में परिवर्तित करेंगे तो संधि विच्छेद होगा सह धन अपि। इसी प्रकार इतो हो इतो अपि, तो संधि विच्छेद जो होगा इत है धन अपि। ऐसे अगला प्रवेशितो अपि, प्रवेशित है, संधि विच्छेद जो होगा प्रवेशित है अपि, एकल है धन अपि। तो अच्छा, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है ये उत्व विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि आपको बड़ी प्रकार से समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि हमको यहाँ परेशानी आई है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।